वो कहते हैं ना कि इंतजार का सब्र मीठा होता है, मतलब इंतजार का सब्र का फल मीठा होता है और इंतजार का फल मीठा होता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए आपका जो एस्टेट साइकोलॉजी होने वाली है परीक्षा मार्च में, ठीक है, तो ये जो है आपका, अब देखिए इन्होंने जो है आपका ऑफिशियल सिलेबस जो है इसको रिलीज कर दिया गया है। तो ये आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है, ठीक है, कि आपको जो है यहाँ पर देखने मिलेगा ऑफिशियल सिलेबस आपके एस्टेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान का। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ मुख्य काम, वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है टीआरई 3.0 में आप लोग में भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इस बात का खेद देखते हुए आपका जो है बीएसईबी एस्टेट की अगर आप देखेंगे तो आपको जो है इसका ऑफिशियली सिलेबस दे दिया है। और अगर इसको देखा जाए सिलेबस को आपके, तो इसमें कोई भी नया चेंज, कोई भी ऐसा बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, मतलब लास्ट टाइम जब का सिलेबस था, मतलब जो हमारी सबसे पहली वीडियो बनी थी एस्टेट वाली सिलेबस को लेके, वो आज भी काम करेगी। तो वो जो सिलेबस था वो सिमिलर सिलेबस आपको दिया हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने 2023 को चेंज करके 2024 भी करने की जहमत नहीं उठाई है ना, पूरा का पूरा पीडीएफ उन्होंने वैसे ही अपलोड कर दिया है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। हो सकता है मे बी एस्टेट इस बार का थोड़ा सा जो है टफ हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत जल्दबाजी में हड़बड़ी में कर दिया, तो आपको चीजों को संभल के रहना है। वैसे के 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस अगेन स्टिल वैसे ही रहने वाले हैं, तो वो भी आपको चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी पीडीएफ के ऊपर और देखते हैं आपका ये जो सिलेबस है ऑफिशियली, इसको एक बार हम रिविजिट करते हैं और इसको साथ साथ आपको हिंदी में ही बताते जाएंगे। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी यहाँ पर फायदे मिलेंगे और उसके साथ साथ जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो फायदा मिल ही रहा है। इसी के साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैच के अंदर फाउंडेशन एस्टेट प्लस पीजीटी, ये कॉम्बो पैक अगर आप लेते हैं तो आपका ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा। बस आपको क्या करनी है, जो आपको बताया जाए उसके रिगार्डिंग आप मेहनत करते जाएं। बस जितना आपको फ्री लेक्चर्स के द्वारा, पेड लेक्चर्स के द्वारा आपको बताया जाएगा उसको आपको अच्छे से कर लेना है। उसके अलावा आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो एस्टेट और पीजीटी के बच्चे जो ज्वाइन है ऑलरेडी एस्टेट वाले, उनको बताते देखिए आपका जो कंप्लीट सिलेबस अभी हम देखने वाले हैं, वैसे ही इसके कुछ पिलर्स हैं आपके जो कंप्लीट हो गए हैं। एंड आप ये उनके 29 फरवरी तक आपके सभी की सभी चीजें जो यहाँ पे छूट गई हैं, बच जा रही है, जो इंपॉर्टेंस है उसको एक बार हम देखेंगे और डिटेल के साथ में। ठीक है, ओके, तो आप ये मान के चलिए एसेट प्लस पीजीटी अगर आप ज्वाइन करते हैं या जिन्होंने ज्वाइन किया है, आपका 29 फरवरी को आपका पैकअप हो जाएगा। 29 फरवरी तक आपको सारा का सारा आपको जो है सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा। ऑलरेडी कंप्लीट है, एनसीईआरटी लगभग हम फिनिश करने की ओर है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स बच रहे हैं उनको हम कवर करेंगे 29 फरवरी तक पूरी डिटेल में, ताकि आपका एस्टेट भी ना रुके और आपका पीजीटी भी ना रुके, जो आप देंगे 4.0 के अंदर। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, उसको फटाफट से देखिए, ज्वाइन करिए। अब समय नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ज्वाइन करना है, फटाफट से जो चीजें मिल रही हैं उसको देखना है और फटाफट से इसको यहाँ पर क्लियर करना है। चलिए यहाँ पर देखिए एस्टेट पेपर 2 सिलेबस, सिलेबस फॉर उच्च माध्यमिक पेपर 2 एस्टेट 2023 नहीं, यहाँ पे 2024 होने वाला है। ठीक है, 2024 का पेपर सब्जेक्ट है आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान, 100 मार्क का होने वाला है, इसको आप ध्यान रखें। और आपको मालूम है इसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन भी करते हैं वो, तो उसका भी ध्यान रखना है, ज्यादा आंसर गलत मार्क नहीं करना है, अन्यथा आप जो है 70 से 65 पे आ जाएंगे। ओके, सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें। यूनिट 1 में क्या है आपका, देखिए नेचर है, स्कोप एंड सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, फिर आपका देखिए पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी आ जाएगा, फिर आपका मेथड है इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। लास्ट टाइम भी सवाल आपको देखने मिले थे यहाँ से, इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ देखिए नेचर ऑफ परसेप्शन, हमारे प्रत्यक्षण है किस प्रकार का है, उसमें अंदर आपको गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आपके जो लॉज हैं गेस्टाल्ट वाले वो यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ आपके जो भ्रम वगैरह की बात है वो भी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान की जो सह क्षेत्र है, फील्ड्स हैं, उनकी यहाँ पर बात हो रही है, किस प्रकार का मनोविज्ञान है, मतलब जाति, जीव, जंतु किसका अध्ययन करता है, वो सब चीजें यहाँ पूछने वाले हैं। ठीक है, तो और इसके साथ अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके लिए टिप ये है कि आपके पीवाईक्यू रिपीट होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पहले के 100 सवाल आए थे इसको पूरा अच्छी तरह से खा के जाना है, चबा के जाना है, पीवाईक्यू आपके रिपीट होंगे फिर से, ध्यान दीजिएगा इस बात को, पीवाईक्यू विल बी रिपीटेड अगेन। सिलेबस को इन्होंने अपडेट कर दिया है, सारी चीजें सेम है, इतना कुछ बड़ा भारी सिलेबस नहीं है, प्रोवाइडेड आप जो है उसको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद देखिए डेप्थ परसेप्शन दिया है, और यहाँ पर देखिए मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर क्यूज दिए हुए हैं आपको। ये कहाँ से पढ़ने हैं आपको, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पढ़ के जाना है। लास्ट टाइम नहीं पूछा था, इस टाइम यहाँ से सवाल आपको बनेगा, संभावना अधिक है, यहाँ पे सवाल नहीं पूछा था। फिर यहाँ देखिए डेप्थ परसेप्शन में किसका इस्तेमाल करते हैं, 3D इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, आगे आपसे पूछ सकता है। अटेंशन का देखिए, अटेंशन अवधान के बारे में नहीं पूछा, पूछ लेगा इस बार, अर्थ क्या होता है, टाइप्स ऑफ अटेंशन क्या है, फैक्टर्स ऑफ अटेंशन क्या है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है कवर रहेंगी आपके कोर्स के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। उसके बाद देखिए अगली यूनिट जो है यूनिट नंबर 2, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपकी लर्निंग
इसके अर्थ क्या है और टाइप्स ऑफ लर्निंग, किस किस प्रकार की लर्निंग होती है, ठीक है, वर्बल लर्निंग, स्किल लर्निंग, वो सब चीजें जो है ध्यान देंगे। थ्योरीज कौन सी प्रमुख इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इनसाइट थ्योरी, टोलमैन्स कॉग्निटिव थ्योरी, ये सब जो है आपके काम की है। टोलमैन से देखिए आपका पीजीटी के अंदर भी सवाल पूछा गया था। इसके बाद देखेंगे मेमोरी की बात कर रहे हैं, मेमोरी का नेचर क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सवाल लास्ट टाइम नहीं था यहाँ से, इस बार पूछेंगे, ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। संवेदी स्मृति, लघु स्मृति और आपकी दीर्घकालिक स्मृति जो है आपका, इसको करना है अच्छे से। सारा कुछ जो है मेनली आपका पोर्शन जो है एनसीईआरटी से कवर हो रहा है, लेकिन एग्जाम टफ हो सकता है, इसका आपको ध्यान में रखते हुए जो टॉपिक्स आपको बता रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। मॉडल्स ऑफ मेमोरी में देखिए आईपी मॉडल की बात कर रहे हैं, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग बात कर रहे हैं, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए फॉरगेटिंग की बात करेंगे तो एबिंगहाउस की बात करेंगे, नेचर क्या है, क्यों भूलते हैं, विस्मरण क्यों होता है हमको, फॉरगेटिंग कर्व किस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से बनती है, ये पूछा था आपसे पीजीटी 2.0 के अंदर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरगेटिंग, क्यों भूलते हैं, क्या कारण है। थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग में ट्रेस, डीके, मेमोरी वाली जो थ्योरीज है उनको आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए अगला बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 3 में क्या है, मोटिवेशन है। मोटिवेशन का नेचर कैसा है, प्रकृति किस प्रकार की है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन किस प्रकार के हैं, मास्लो आ गया, हर्सबर्ग आ गया, मैक्लेलैंड आ गया, ब्रूम आ गया, ड्राइव रिडक्शन आ गई, अराउजल थ्योरी आ गई, ठीक है। तो इतनी थ्योरीज आपको कवर करनी है यहाँ पे मोटिवेशन थ्योरीज के अंदर। उसके बाद देखिए इमोशन की बात कर रहे हैं, इमोशन का नेचर क्या है, टाइप्स, बॉडीली चेंजेस इन इमोशन, थ्योरीज ऑफ इमोशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रमुख थ्योरी जेम्स लैंग पहली, दूसरी और शाक्टर सिंगर की थ्योरी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्ट टाइम सवाल नहीं पूछे हैं स्टेट में, इस बार पूछेंगे कि किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अगला देखिए यूनिट 4 की बात करें। यूनिट 4 में आपका थिंकिंग है, मीनिंग, नेचर, टूल्स ऑफ थिंकिंग, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, इसकी बात हो रही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब चिंतन किस प्रकार से होता है वो पूछ रहे हैं आपसे। मीनिंग और स्ट्रेटेजीज क्या है, ट्रायल एंड एरर क्या होता है, एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक, ये पूछा था आपसे प्रीवियसली। एंड इनसाइट क्या होते हैं, बैरियर्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, रीजनिंग क्या है, ये आपसे पूछे थे लास्ट टाइम के अंदर। फिर देखिए क्रिएटिविटी क्या है, नेचर, स्टेजेस और फैक्टर्स, ये सवाल आपको पूछ लेंगे, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है, परेशान नहीं होना है ज्यादा। इंटेलिजेंस का देखिए नेचर, टाइप्स एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी की बात है, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर, गिलफर्ड, स्टर्नबर्ग, सब कुछ कहाँ है आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, बस आप लोग पढ़ें उसको अच्छे से। और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके, किसके अंतर्गत, आपके दिया हुआ है यहाँ पे इस चीज के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, आपके एनसीईआरटी में सब चीजें आपको मिल जाएंगी, कहीं और भागना नहीं है, एनसीईआरटी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगला देखते हैं यूनिट नंबर 5 की बात करें। 5 में देखिए पर्सनैलिटी। अब सिलेबस कोई थोड़ी ना हम 3 घंटा बैठ के देखते रहेंगे, पढ़ाई भी करनी है हमको किताबें उठा के। यूनिट नंबर 5 देखिए पर्सनैलिटी की बात है, सब कुछ एनसीईआरटी में है। अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी, टाइप एंड ट्रेड अप्रोच, सब कुछ पर्सनैलिटी, सब कुछ जो है एनसीईआरटी में है। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, बिग 5, फ्रॉइड, नियो फ्रॉइडियन, सब कुछ आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। मरे वगैरह के बारे में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ देखिए स्ट्रेस की बात करें, दबाव के बारे में लास्ट टाइम आपको पीजीटी में सवाल थे, एस्टेट में नहीं थे। अलर्ट अलर्ट अलर्ट, मीनिंग, नेचर, कॉजेस, हेंस, चले फिर से आएंगे। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, कोपिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, कोपलिंग नहीं कोपिंग स्ट्रेटेजीज यहाँ पर क्या होती है। फिर यहाँ देखिए थ्योरी में दिया है स्ट्रेस कैनन की, फिर सेलिए की, स्ट्रेस कैनन, थ्योरी ऑफ स्ट्रेस में कैनन की थ्योरी, सेलिए की थ्योरी और लजारस की थ्योरी क्या है बोलती है, वो यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। ये आपके यूनिट नंबर 5 की बात हो गई है। तो आपकी 15 यूनिट है, हर यूनिट से आपको 5-5 सवाल, 6-6 सवाल आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। अगला देखिए यूनिट नंबर 6 की बात करें, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर, गैडोबिया, फोबिया, गैड होना था और फोबिया होना था। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात है, पीटीएसडी की बात है, मूड डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया से आपको लास्ट टाइम सवाल पूछे थे, है ना। ये आपको पीजीटी में भी पूछते हैं, आपको एस्टेट में भी पूछते हैं, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओके, तो ये आपकी यूनिट नंबर 6। बात करें यूनिट नंबर 7 के बारे में, मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, उसकी कौन सी स्टेजेस में होता है वो पूछ रहे हैं आपसे। फिर देखिए ऑटिज्म डिसऑर्डर क्या है उसके बारे में, फिर यहाँ पर देखेंगे आप अटेंशन डेफिसिट, एडीएचडी की बात है ना, एडीडीएच की बात नहीं है, वो भी ध्यान रखना है। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होते हैं, ये आपको पढ़ के रखना है, ठीक है, इतना आपको पढ़ के रखना है। फिर देखिए यूनिट 8 की बात करें, ये तो ऑब्वियसली हमारा पिलर में कंप्लीट हो गया है ना, पिलर में हमने सब कुछ देख लिया है, ये यूनिट जो है कंप्लीटली हमने कवर कर ली है, ठीक है। नेचर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, रेस्टिंग, ग्रेडियंट एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे एपी भी दिया है क्या, ओके। उसके बाद देखिए साइनेप्स की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कैसे होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, पहला कौन सा था दूसरा कौन सा था, मतलब पहला कौन सा था दूसरा नहीं। नर्वस सिस्टम के अंदर देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कौन सा थोरैक, सर्वाइकल कौन से रीजन से काम करता है। फिर लोब्स एंड फंक्शंस को देखिए, फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल एंड पेरिटल में कौन कौन से आपके कॉर्टेक्स होते हैं, मतलब कौन कौन से लोब्स के अंदर कौन कौन से आपके वहां पर एसोसिएशन एरियाज होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है।
फिर यहाँ देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपकी ग्रंथियों की बात है, कितने ग्लैंड होते हैं, कौन सी ग्रंथि से क्या निकलता है, क्या पूरी कहानी है। और अगर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड वाला देखा है तो आप देख पाएंगे कि आपको सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी। फिर यहाँ देखिए यूनिट नंबर 9 की बात कर रहे हैं। 9 के अंदर क्या है आपका, सोशल परसेप्शन, मीनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल आइज ऑफ सोशल परसेप्शन, इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, ये कैसे होता है, सोशल कॉग्निशन, सोशल लोफिंग एंड सोशल फैसिलिटेशन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये तीनों भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ आपको ये जो है यूनिट एनसीईआरटी से कवर हो जाएगी यूनिट नंबर 9 के बारे में। अगला देखिए यूनिट नंबर 10 क्या है। यूनिट नंबर 10 है ग्रुप, काइंड ऑफ ग्रुप, फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह ध्यान रखनी है आपको, मे भी पूछ सकते हैं, वैसे पूछेंगे नहीं। लीडरशिप के बारे में, नेचर, टाइप एंड फंक्शंस ऑफ लीडर, क्या होते हैं एक लीडर के। फिर देखिए प्रेजुडिस की बात है आपके, रूढ़िवाद, डिटरमिनेंट्स एंड रिडक्शन, एटीट्यूड, नेचर, कंपोनेंट, फॉर्मेशन, चेंज ऑफ एटीट्यूड, बैलेंस थ्योरी है ना, फ्रिट्ज वाली जो थी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, फेस्टिंगर की, पूछ लेगा सिंपल से, किसने दिया है, सवाल खत्म। ऑफ एटीट्यूड चेंज, इसके बारे में सवाल कौन सा पूछेगा आपके एस्टेट के अंदर, उसी स्तर का सवाल पूछेगा। ठीक है, आपको बताया है लेवल अलग है बीपीएससी का और बीएसटेट का, ये आपको दोनों को चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए छुपी हुई चीज है, वो है मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, थर्स्टन और लाइकर्ट स्केल क्या है, वो आपको ध्यान रख के जानी है, कितनी कितनी होती है, कितनी कितनी नहीं होती है। प्रो सोशल बिहेवियर क्या है, नेचर और डिटर्मिनेंट्स क्या है इसके, है ना, एल्ट्रिज्म वगैरह इसके अंदर आता है या नहीं आता है। एग्रेशन, नेचर, कॉजेज एंड कंट्रोल, ठीक है, क्यों गुस्सा आता है, क्या उसके कारण है और कैसे उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आती है यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 की बात करें, आपको लास्ट टाइम सवाल देखने मिले थे यहाँ से, मोनोटनी से देखे मिले थे, एक रास्ता से देखने मिले थे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्सीडेंट, कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं अभी रिसेंट में, तो आपको यहाँ से सवाल देखने मिलेगा, कैसे होते हैं, क्या होते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, है ना। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, नेचर कैसा है, कैसे इवॉल्व हुआ है। मोटिवेशन में थ्योरीज जो आपने ऊपर कवर की थी वो यहाँ भी कवर हो जाएंगी, थ्योरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन के अंतर्गत। फिर यहाँ पे देखिए लीडरशिप के अंदर मीनिंग क्या है इसका, थ्योरीज में आपकी ट्रेड थ्योरी क्या बोलती है, बिहेवियर थ्योरी क्या बोलती है, ट्रांजैक्शनल थ्योरी और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मॉडल। जो ऊपर लीडरशिप पढ़ने वाले हैं सेम लीडरशिप यहाँ भी पढ़नी है आपको। ठीक है, नेतृत्व के बारे में। फिर टाइप्स ऑफ लीडरशिप एंड फंक्शन ऑफ लीडर क्या होते हैं वो भी। कम्युनिकेशन आपका एनसीईआरटी में दिया है, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। फटीग एंड मोनोटनी, नेचर, कॉजेस एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फटीग एंड मोनोटनी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में, मीनिंग, फैक्टर और इम्पैक्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सवाल नहीं था, इस बार आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं, या पूछा था कि आपको जो है पीजीटी के अंदर पूछा था सवाल आपका 2.0 के अंदर यहाँ से। ओके, इसके बाद देखते हैं, ऐसा लग रहा है बीपीएससी का सिलेबस है, बीपीएससी भी इतना नहीं पूछता जितना एस्टेट में पूछ रहे हैं आपसे, तो ध्यान रखना है आपको। यूनिट 12 क्या पूछ रहा है आपसे, बट दोनों चीजों का स्तर अलग है, लेवल अलग है, सवाल घुमाने की शैली अलग है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्लिनिकल असेसमेंट एंड टेक्निक क्या क्या होती है, इंटरव्यू में ऑब्जर्वेशन केस स्टडी कैसे करते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टेस्ट कौन कौन से हैं, एमएमपीआई, 16पीएफ, ईपीक्यू, ये आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करें आपके यहाँ पर, प्रक्षेपी तकनीकों की बात करें, टेट के बारे में और आरआईटी के बारे में 1921। साइकोथेरेप्टिक टेक्निक की देखें, फैमिली थेरेपी दी हुई है आपको, ग्रुप थेरेपी दी हुई है, उसी के साथ साथ साइको एनालिटिक टेक्निक दी हुई है, बिहेवियर थेरेपी आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, सीबीटी के बारे में पढ़ना है, आरईटी के बारे में पढ़ना। लास्ट टाइम देखिए यहाँ से कुछ भी सवाल नहीं था आपके, ठीक है, लास्ट टाइम यहाँ से कुछ भी सवाल नहीं आया था, ये सीसीपी से आया था आई गेस, बाकी कई सवाल नहीं आया, तो इस बार सवाल के लिए आप यहाँ पर तैयार रहेंगे। फिर यहाँ पर रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन डिफरेंट फील्ड्स, मेंटल हॉस्पिटल, चाइल्ड गाइडेंस, स्कूल इंडस्ट्री, ये पूछ लेगा तो पूछ लेगा एक आध सवाल। ठीक है, ओके, अगला देखिए बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 13 के अंदर आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। मेथड क्या है, रेटिंग, रैंकिंग, केस स्टडी, इंटरव्यू। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कैसे होता है, प्रथम 1905 में कौन लेके आया, एप्टीट्यूड को कैसे मेजर करते हैं और अचीवमेंट को कैसे मेजर करते हैं, उन सब की बात, मतलब कौन कौन से टेस्ट हम लगाते हैं। लर्निंग देखिए, फॉर्मल नॉन फॉर्मल, जो आप पढ़ने वाले हैं 50 नंबर एक्स्ट्रा के लिए, वहीं से आपको सेम ये कवर होगा। रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, क्या मोटिवेट होता है नहीं होता है, इंसेंटिव्स वगैरह की बात है। एग्जामिनेशन में देखिए ऐसे टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या फर्क होता है, क्या नहीं होता है, वो पूछेंगे आपसे। प्रतिभाशाली बच्चे कौन से हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप, 130 के ऊपर वाले या 90 के नीचे वाले, 55 के नीचे वाले कौन से होते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड मीनिंग, यूजर्स एंड मेथड्स, ये आपको दिया हुआ है। इफेक्टिव टीचिंग के लिए, ये आप जो टीचिंग पढ़ने वाले हैं अगले 50 नंबर के लिए 150 प्रश्न सवाल में से जो आप 50 के लिए पढ़ते हैं वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 14 की बात करें तो यूनिट नंबर 14 में देखिए रिसर्च मेथड्स दी हुई हैं। साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेप्स क्या होते हैं उसके, इसको हमने कवर किया है ऑलरेडी। रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, मीनिंग, सोर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका, वेरिएबल्स क्या है ना, चर कौन से हैं, मीनिंग एंड टाइप, हाइपोथेसिस के मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, H0 क्या होता है, HA क्या होता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए सैम्पलिंग को कवर करा दिया है। सैम्पलिंग की बात करें, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में दो प्रकार की होती है, इसके अंदर कौन कौन सी आती है वो ध्यान रखना है, इसके अंदर कौन कौन सी आती है ध्यान रखना है, लास्ट टाइम ये नहीं पूछा था। डेटा कलेक्शन टेक्निक में इंटरव्यू, क्वेश्चन या टेस्ट एंड स्किल, ये तो आपसे बन ही जाएगा, काफी आसान सा है।
फिर यहाँ देखिए टाइप ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल में यहाँ पे आपके ग्रुप वगैरह बनते हैं, यहाँ पे नहीं बनेंगे, सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे आपके यूनिट नंबर 14। उसके बाद हम पहुंचते हैं आखिरी और अंतिम यूनिट के अंदर, और उसके बाद जो है आपका 50 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग वहां से स्टार्ट होता है। यूनिट नंबर 15 की बात करें, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये तो बढ़िया टेबल बता के बताया है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। सवाल 1 नंबर 2 नंबर आएगा, बन जाएगा इजीली। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, इसको जल्दी ही कवर करने वाले हैं, ये आपका कवर होगा। देन आपका वेरिएबिलिटी देखिए, क्यूईडी, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, एवरेज डिविएशन क्या क्या होता है वो आपको सवाल देखने को मे भी मिल सकता है, यहाँ पे देखेंगे इसको। फिर कोरिलेशन देखिए किया हुआ है, मीनिंग टाइप्स एंड कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, पियर्सन आर क्या होता है, +1 से लेके -1 तक क्या सारी चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर यहाँ देखिए टी टेस्ट की बात करें, कंसेप्ट क्या है, यूज कैलकुलेट कैसे करते हैं, एनपीसी के बारे में पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, ये सवाल आपको देखिए देखने मिलेगा इस बार एनपीसी के द्वारा। और फिर अंत में आता है आपका काई स्क्वायर, ची स्क्वायर, छी स्क्वायर आपका आता है यहाँ पर, ठीक है। FO - FE अपॉन FE जो आपका फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम पूछा था, लास्ट टाइम निकालने को भी दिया था कि आपको जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है इसके बारे में, ठीक है। तो ये थी आपकी यहाँ पर 15 मिनट के अंदर आपकी ये कंप्लीट यूनिट्स। तो ये सब चीजें आपको जो है पढ़नी है आपके अपकमिंग 2024 के एग्जाम के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है काफी टफ एग्जाम होगा, बट हाँ अभी भी 2024 का अगर हम बात करें मार्च में अभी समय है ना। अगले आपको 30 दिन लगभग मिलेंगे यहाँ पे परीक्षा देने के लिए। तो 30 दिनों के अंदर आप जो है 7 मार्च तक ट्राई करें कि आप जो है अच्छे से इन सभी चीजों को आप यहाँ पर कवर कर लें, और ज्यादा से ज्यादा किस पे ध्यान दें, आप यहाँ पर उसको रिवाइज करने के ऊपर ध्यान दें। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं होने वाली है, नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो होने वाली है जादूगर वाली, वो क्या है, वो है आपका नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये होगा तो अगर जितना ज्यादा आप गलत मार्क करके आ जाएंगे उतना आप नीचे वहां पर आ सकते हैं। ध्यान रखना है गलत मार्किंग करके नहीं आना। सवाल नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको मतलब ऐसा करिएगा कि अगर 4 में से आप चारों ही ऑप्शन में कंफ्यूज है तो मत मार्क करिए। बट हाँ अगर ए बी में लग रहा है आपको तो मार्क कर सकते हैं, क्योंकि 50% चांसेस है सही होने के। लेकिन चारों के चारों ही नहीं बन रहे हैं आपको, तो फिर वहां पे आप बिल्कुल मार्क करके रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखें। और ये जो है आपको इस प्रकार से आपको ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, इसको आप वेबसाइट से जाके अपनी उसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो गई है, वहां से आपको जब तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आती है कुछ भी चीजें आपको सही नहीं माननी है। वेबसाइट के ऊपर आ गया, सेम सिलेबस रहने वाला है लास्ट टाइम जैसा। अगेन आपको जो टिप ऑलरेडी दे दी है वो क्या है, वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका PYQ रिपीट होगा, और ऐसा नहीं आपके 1 से 2 से 3 PYQ आपके रिपीट होंगे। तो आप ध्यान रखें कि 100 सवाल जो आपको पहले पूछ लिए गए हैं उसको आपको आंसर रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। कुछ भी भूलना नहीं है उसमें, कुछ भी मिस नहीं करना है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। ओके इसी के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि आपका एस्टेट का ये वाला सेशन बिल्कुल भी मिस आउट ना हो, तो आप एस्टेट प्लस PGT जो कॉम्बो कोर्स है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आपको डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, फटाफट से इसको ज्वाइन करिए, समय बिल्कुल नहीं है, काफी सारी चीजें पढ़ना है आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मौका ना छूटे, आप 1 साल और वेट नहीं कर सकते एस्टेट के लिए, तो आपको जरूर से जरूर क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आप एस्टेट भी इजीली निकाल लें, और भविष्य में आप जो PGT देंगे 4.0 या 3.0 जो भी आप देंगे उसको भी यहाँ पर आप इजीली कवर आउट कर सके, ठीक है। अगर आप इस प्रकार के अन्य चीजों में पड़े रहेंगे, ठीक है, तो मे भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, लेकिन सीरियस होकर करिए, अदरवाइज आपको नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। ऑल राइट, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।